नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज जो द हिंदू का हमें एडिटोरियल डिस्कस करने हैं उनमें सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि आपको पता है कि 8 इंडियन सिटीजन्स को जो है जल्दी में कतर के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठीक, अब ये 8 इंडियंस जो हैं, ये पहली बात तो एक्स नेवल ऑफिसर्स हैं, मतलब कि ये हमारी नेवी में काम कर चुके हैं और डेकोरेटेड ऑफिसर्स रह चुके हैं। अब कतर ने इनको फांसी की सज़ा क्यों दी? क्योंकि कतर इनके ऊपर आरोप लगाता है कि इन 8 इंडियंस ने जो है अम, कुछ कतर से रिलेटेड डिफेंस की डिटेल्स जो हैं वो इसराइल के साथ में साझा की। अब ये डिफेंस की डिटेल्स क्या हैं? ये जो 8 इंडियंस हैं, ये अल दहरा नाम की एक कंपनी है, उसमें काम करते हैं। और उस वो कंपनी जो है इटली के साथ में मिलकर एक सबमरीन को खरीदा था। उस सबमरीन से रिलेटेड जो डिटेल्स थी वो इन 8 इंडियंस ने इसराइल के साथ में साझा की, ये चीज़ कतर बोलता है। और फिर उन्होंने 2022 में ये केस लगाया था इन इंडियंस के ऊपर, और 2 दिन पहले इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो अब देखिए, इसका नाम दिया जाता है मिस्ट्री ट्रायल। मिस्ट्री ट्रायल मतलब कि आपने इसके बारे में क्या-क्या चार्जेस हमारे इंडियंस के ऊपर लगाए गए, उन्होंने इसकी क्या प्रूफ है कि उन्होंने जो किसी इन्फॉर्मेशन को लीक किया, और लीक भी किया तो वो इन्फॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव थी कि क्या इसके लिए फांसी की सज़ा देना उचित होगा। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं, और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बिल्कुल, इस जो भी लीगल प्रोसीडिंग चली वहाँ पर कतर में, और सीधे फांसी की सज़ा हो गई। अब देखिए, कतर, आपको पता है कतर में जो इस्लामिक कानून है वहाँ पर बहुत ही हार्श हैं, लगभग मिडिल ईस्ट में सभी जगह पे। और कतर अपने आप में बहुत ही रिच कंट्री है। ठीक, कतर की जो लैंड है उसका यूज़ जो है कई कई बार जो भी, चाहे ये अफ़गानिस्तान वाले तालिबानी हो या फिर हमास हो, इन सब लोगों के द्वारा यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे यूएस को जब बात करनी थी अम, तालिबान से, तब भी कतर में उनकी मीटिंग हुई थी। तो इस तरीके से कतर की इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, हमें हमारा सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि अगर हमारा सिटीजन बाहर है कहीं पर, और वो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि उसके वो फेयर ट्रायल नहीं हुआ है उसके साथ में, मतलब कि अनफेयर ट्रायल के ज़रिए उसको सज़ा दी जा रही है, तो हमारी एम्बेसी, हमारे डिप्लोमेट्स का काम होता है कि इंटरफेयर करना, ताकि हमारे सिटीजन्स को जस्टिस मिल सके। ठीक, तो अब देखिए, इंडिया और कतर के आपको पता है कि रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अभी देखिए, जैसे पाकिस्तान है, वो कभी भी किसी को भी, हमारे इंडियंस को कहीं से भी पकड़ लेते हैं और फिर दिखा देते हैं कि वो जासूस हैं, और उनको जो है अपनी कोर्ट में फांसी की सज़ा दे देते हैं, कार्यवाही कर देते हैं, उनको सालों साल जेलों में सड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान करता है, और हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न रहता है क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो है नहीं, लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कतर के साथ में हैं। हमारा कतर के साथ में ट्रेड है। हमारे करीब 7 लाख पर्सन जो हैं वो कतर में रहते हैं। ठीक, 7 लाख लोग जो हैं वो कतर में रहते हैं। हमारे ट्रेड की अगर हम बात करें, तो हमारा जो 40% लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, एलएनजी, वो कतर से आता है। 40% एलएनजी, समझ लीजिए जो भी शेयर हम पूरा यूज़ करते हैं उसका 40% आता है। उसके साथ ही साथ में कतर कतर हमारे यहाँ से, यानी कि इंडिया से जो भी सामान इंपोर्ट करता है, वो थर्ड लार्जेस्ट, मतलब कि सोर्स है इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट, मतलब कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे इंडिया है। जो भी सामान इंडिया एक्सपोर्ट करता है कतर को, चाहे वो रॉ मटेरियल की बात हो या फिर कंस्ट्रक्शन, फ्रेश फूड की बात हो। ठीक, तो इस तरीके की हमारी ट्रेड रिलेशंस हैं। हमारे जो है, हमारी वहाँ पे डायस्पोरा अच्छा खासा वर्क करती है वहाँ पे। तो अब देखिए, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में हेल्दी रिलेशंस भी हैं। इंडिया के हाई, जो भी हमारे स्टेट ऑफ हेड हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो विजिट करते रहते हैं कतर को। ठीक, बस कतर, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स अब करंट टाइम पे ये हो सकती हैं, हम मान सकते हैं कि जैसे इंडिया ने थोड़ा सा स्टैंड ले लिया इसराइल के पक्ष में जब मोदी जी का स्टेटमेंट आया था, लेकिन फिर बाद में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी क्लियर किया कि हम पैलेस्टाइन के साथ में भी खड़े हैं। तो जो कतर है, वो देखिए, वो थोड़ा सा कट्टर इस्लामिक टाइप का है, कि पैलेस्टाइन कॉज के लिए वो खड़ा हुआ है। ठीक, वो, उसको ये मतलब नहीं है कि हमास अगर आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी गतिविधियां वो कर रहा है, तो उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए, तो उस, वो तो साइड में रखिए। मेन मुख्य चीज़ है कि पैलेस्टाइन कॉज। ठीक, तो खैर जो भी है वो कतर का इशू है, लेकिन कुल मिला के ये है कि इंडिया इस समय जो है कहीं ना कहीं जो एक इसराइल के पक्ष में था, और लेकिन फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको क्लियर कर दिया कि नहीं, हम जो है पैलेस्टाइन कॉज के साथ में भी स्टैंड करते हैं, और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनके अगेंस्ट में हैं। ठीक, तो अब
फिलहाल कहीं न कहीं हम लोग कतर के साथ में बातचीत कर सकते हैं इस लेवल पर कि हमें डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारे डिप्लोमेट्स बात करें। हम जो इंडियंस हैं उनको लीगल काउंसिल अवेलेबल कराएँ। वहाँ पर जो भी प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके उनके अगेंस्ट में हम अपने लॉयर्स को वहाँ खड़ा कर सकें। ठीक, हमारे इवन प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात कर सकते हैं अगर चाहें तो, कतर हाई हाई कमान से जो भी हो वहाँ का। ठीक, और इंटरनेशनल लेवल पर हम एक अभियान चला सकते हैं जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी तो पता चले कि कतर में इतनी सीक्रेसी तरीके से, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है प्रोसीडिंग्स केस में कोर्ट ट्रायल्स हो जाते हैं और फिर लोगों को फांसी की सज़ा भी हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें दुनिया के सामने भी रखनी है। तो अब हमें किस तरीके से आगे डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करना चाहिए, इसके बारे में यही 2-3 चीज़ें राइटर बताते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि हम यूपी पीसेस 2024 को टारगेट करते हुए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा वुमेन से रिलेटेड है कि जो राइटर हैं वो बताते हैं कि देखो, वुमेन्स को हमेशा जो है पीछे रखा गया, मतलब कि वीमेंस का जो पार्टिसिपेशन है वो हमेशा इक्वल नहीं रखा गया मेंस के। और जो इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन की, और जो इकोनॉमी का व्यू रहा हुआ है हिस्टोरिकली, वो भी मेंस के द्वारा ही बनाया गया। कहने का मतलब कि जैसे इकोनॉमी में किस हिसाब से इकोनॉमी चलेगी, हम इकोनॉमी को क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि वो पैसा है इकोनॉमी, या लोगों की हेल्थ है इकोनॉमी, या सबका जो है एक साथ विकास जो है वो इकोनॉमी है। इस तरीके का जो क्या व्यू है इकोनॉमी का, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को राइटर डिस्कस करते हैं कि ये देखो, ये तो मेंस का जो है व्यू था, कि जो भी आदमियों का व्यू था वो पूरी विश्व का, पूरी कम्युनिटी का व्यू बन गया। ठीक, अच्छा ये इंडिया चाइना वाला खुल गया, सॉरी, एक मिनट रुकिए। उसके बाद राइटर बताते हैं, देखो इतने टाइम से इकोनॉमी चल रही है, लेकिन इसमें सिर्फ जो मेंस थे वो करीब 60-65 बार नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं, और 3 वुमेन्स हैं जो कि नोबेल प्राइज़ जीती। इसका मतलब वुमेन्स को सिर्फ 3 बार वुमेन्स थी जिनके पॉइंट ऑफ व्यू को माना गया, पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को वेटेज दी गई। ठीक, इसमें से पहली महिला आपको पता है एलिनोर ओस्ट्रॉम है। ये 2009 में नोबेल प्राइज़ पाई थी। इन्होंने स्टडी किया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, वो लोकल कम्युनिटीज़ जिन कम्युनिटीज़ में वुमेन सेंटर पे होती हैं, यानी कि वुमेन वहाँ को लीड करती हैं या वुमेन को कंसीडर करके वहाँ की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं इन कम्युनिटीज़ की। तो इन कम्युनिटीज़ में जो है लोकल रिसोर्सेज और जो जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबली और इक्विटेबली यूज़ होता है। ठीक, कहने का मतलब बहुत ही सस्टेन्ड तरीके से और अच्छा डेवलपमेंट होता है उन इकोनॉमीज़ का, उन स्टेट्स का। ठीक, उसके बाद में एस्थर डुफ्लो थी। आपको पता है एस्थर डुफ्लो अभिजीत के साथ में मिलकर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था एलिवेटिंग द पॉवर्टी। ठीक, उसके बाद क्लॉडिया गोल्डिन, जो कि अभी जिनके बारे में आप लोगों ने, हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि किस तरीके से जो वुमेन्स हैं उनको मेन के बराबर इक्वल पे नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वुमेन्स जो है मैरिड हो जाती हैं, और फिर मैरिड हो जाती हैं तो कई बार क्या बताया गया था कि मैरिड वुमेन को जो है एम्प्लॉयर रखना पसंद नहीं करते हैं। फिर क्या बताया गया था कि सैनिटरी नैपकिन्स आई, फिर कंट्रासेप्टिव पिल्स आई, तो किस तरीके से जो है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी स्टडीज़ कोलिया गोल्डिन ने की, और उन्होंने बताया कि जो वुमेन है उनके पास एक जिम्मेदारी होती है, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपनी फैमिली की केयर करने की। साथ ही साथ वो फैमिली वर्क में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे काम के पैसे नहीं मिलते हैं, ये सारे काम इकोनॉमी में गिने नहीं जाते हैं, जीडीपी में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से जो वुमेन को इसके लिए पे तो कोई मिलता नहीं, तो वुमेन्स ऑलरेडी पीछे हो जाती हैं। और फिर जब उनका एक कमिटमेंट है अपनी फैमिली के साथ में कि वो अपनी फैमिली को केयर करेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो टाइम नहीं दे पाएंगी, फुल टाइम एम्प्लॉयर को नहीं दे पाएंगी, वो नौकरी फुल टाइम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से भी वो कई बार पीछे रह जाती हैं इकोनॉमिक डिसीजंस में। तो लेकिन देखिए, इकोनॉमी की रियलिटी क्या है आज की इकोनॉमी की रियलिटी ये है कि जो भी ह्यूमंस हों या नेचुरल रिसोर्सेज हों, उनको मॉनिटरी टर्म में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, इसको छोड़ के दूसरा कोई और इकोनॉमी नहीं होती है हमारे इसमें करंट ग्लोबल सिनेरियो में। अब देखिए, इस समय क्या चल रहा है, वर्क कंडीशंस क्या चल रही हैं, इसके बारे में राइटर बताते हैं कि देखिए, पहले तो था कि परमानेंट वर्क होता था, काम होता था।
ठीक, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती थी, तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट रहता था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम ग्रो हो रहा है मॉडर्न टाइम में, तो गिग इकोनॉमी और इनफॉर्मल सेक्टर हावी हो चुका है पूरी तरीके से। परमानेंट जॉब्स तो कहीं है ही नहीं, नॉट इवन इन द रिच कंट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज टाइप की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो सिर्फ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर ही काम करती हैं, मतलब कि वो एम्प्लॉयज़ के साथ में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना पसंद करती हैं। वो भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि देखिए उससे बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं ना शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट से। आपको लीगल कोई उनको जो है सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती है। आपको जो वर्किंग आवर्स हैं वो आप इधर उधर कर सकते हैं। लोग यूनियन नहीं बना पाते हैं। देखिए जब यूनियन बनता है तभी वो लोग जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब गिग इकोनॉमी क्या होती है? गिग इकोनॉमी का मतलब हुआ जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, जैसे जोमेटो के जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, या फिर जो क्लाउड किचन आजकल बन गया है, या फिर जो जो लोग अपने घर से खाना बना रहे हैं और फिर जोमेटो के जरिए उसको जो है जो भी नीडेड है जिसने ऑर्डर किया उस तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भी गिग वर्कर हैं, ये भेजने वाला भी गिग वर्कर है, ठीक है, यानी कि डिलीवरी बॉय भी गिग वर्कर है। तो ये गिग गिग इकोनॉमी है, सॉरी। अब देखिए चैलेंजेस बिगर फॉर द, अब देखिए हमारे लिए चैलेंजेस बड़े क्यों हैं? ये जो इतना माहौल चेंज हो गया है एम्प्लॉयमेंट को लेके, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूथ हैं। और यूथ हैं तो इसका मतलब कि इनको जो है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी एम्प्लॉयमेंट की, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की, तो ये हम इसको हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे इस पोटेंशियल को। और फिर जो हमारा टारगेट है ना $5 ट्रिलियन $10 ट्रिलियन का, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा। ठीक, तो लैक ऑफ डिग्निफाइड वर्क होता है जो ये गिग वर्क हो। डिग्निफाइड वर्क मतलब कि आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा, आपकी वर्किंग आवर्स कुछ भी, आपकी टर्म एंड कंडीशन जॉब की कुछ भी चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, आज आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपको बोला जाएगा नहीं कल से आप वहाँ काम करेंगे। आज आप मोटरसाइकिल से डिलीवरी करते हैं, कल से बोलेंगे कि आप एक काम करिए स्कूटर से डिलीवरी करिए। तो आपकी कोई डिग्निटी नहीं रहेगी, इनएडिक्वेट इनकम होती है और सोशल सिक्योरिटी तो होती नहीं है। तो ये सारी चैलेंजेस हैं इन सब शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो ये तो हो गई कि जॉब चेंजिंग सिनेरियो हो रहा है, यानी कि इकोनॉमी इस तरीके से बढ़ रही है। जो इकोनॉमी है वो इतना ज़्यादा मोनिटाइज हो चुकी है कि अब लोग जो है मतलब कि सोशल सिक्योरिटी और परमानेंट एम्प्लॉयबिलिटी का तो काम ही नहीं रह गया। ज़्यादा वैनिफिट के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे मेंटल और जो है मेंटल प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि भाई आपके पास में फ्यूचर का कोई एसेट नहीं है। तो आप हर समय कंसर्न रहेंगे, आपकी मेंटल इलनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद में राइटर बताते हैं, देखो ये एसडीआई में इंडिया की रैंक 132 है 191 कंट्रीज़ में। इसका मतलब इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत पीछे है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पीछे होने से क्या फ़र्क पड़ता है? कहने का मतलब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया पीछे है, तो इंडिया में कहीं ना कहीं इंडिया को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। किस केयर की ज़रूरत है? हेल्थ से रिलेटेड केयर की ज़रूरत है, एजुकेशन से रिलेटेड केयर की ज़रूरत है, यानी सोशल केयर की ज़रूरत है। और आपको पता है सोशल केयर भी इकोनॉमी में नहीं आता है, यानी सोशल, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट सोशल वर्क में करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन में, तो इससे भाई जीडीपी में तो नंबर ऐड नहीं हो रहा है ना, ये तो आपका एक्सपेंस ही तो हो रहा है। तो राइटर बताते हैं, लेकिन अब देखिए यहीं पर अब आगे राइटर आपको ये सब चीज़ें बता के लेके जाएंगे, आगे कहेंगे कि समझिए अब आपको जो हमारा ये जो इकोनॉमिक मनी ड्रिवन जो हमारा डेवलपमेंट सिस्टम है ना, जहाँ पर हम सिर्फ पैसे पे फोकस कर रहे हैं, ये ना फोकस करें, हम लोग ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पे फोकस करें। ठीक, ये बात आगे बताएंगे राइटर। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता क्या क्या है? एक तो हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में क्या होती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है बर्थ के समय, एजुकेशन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक, तो ये हो गया यही जो बताया, सो एक्सपेंशन ऑफ केयर गिविंग सर्विसेज। ठीक, अब देखिए मिलियंस ऑफ वुमेन्स हैं जो कि डोमेस्टिक केयर करती हैं। आपको पता है कि हमारे घर में सभी लोग जो है घर में कितनी केयर करती हैं, तभी हम लोग माताएं, तभी हम लोग जो है अच्छे से पढ़ पा रहे हैं या फिर कहीं भी बाहर जा पा रहे हैं, ठीक है, काम कर पा रहे हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं। उसके बाद में आशा वर्कर्स हैं। आपको पता है कि मोहल्ले क्लिनिक में एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एसोसिएट्स होती हैं, जो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको जो है हॉस्पिटल में ले जाना, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करती हैं आशा वर्कर्स। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आपको पता है कि जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनके लिए हेल्थ और एजुकेशन का एक
अच्छा सा सिस्टम इकोसिस्टम बना हुआ है, जहाँ पर बच्चों को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है, उनको एजुकेशन भी दी जाती है। ठीक, तो इस तरीके की ये जो हमारी अप्रोचेज हैं, लेकिन हम इनको बहुत ही पुअरली पे करते हैं, यानी कि हम इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये ज़्यादा जीडीपी नहीं देंगी। तो अब टाइम आ गया है जब आपको ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की ओर मेन स्ट्रीम में लेके आना है, क्योंकि हमने G20 की मीटिंग में अभी क्या बताया कि वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर थीम को इसीलिए हमने अलाइन किया। ठीक, और देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि जो SDG गोल्स हैं ना, SDG 17 गोल्स हैं, इनको हमें 2030 तक प्राप्त करना था, और अभी कितने टारगेट्स पूरे हुए हैं? सिर्फ 12%। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी ये 12% वाली। तो देखिए सिर्फ 12% टारगेट्स पूरे हुए हैं, और हम आधा रास्ते पे आ गए हैं। 2015 में स्टार्ट हुआ था ना, 8 5 13, 8 8 साल बीत चुके हैं और 7 साल और बचे हुए हैं। अब 12% टारगेट्स ही सिर्फ हुए हैं। तो राइटर कहते हैं क्यों 12% हुए? आप बताइए। आप तो पूरी कंट्री तो ग्रो हो रही ना, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, USA जो है पूरी वर्ल्ड जीडीपी में 40% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर भी हम लोग क्यों SDG को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? उसका सिर्फ राइटर बताते हैं एक रीज़न है, क्योंकि हम जो सॉल्यूशंस हैं ना, उनको हम सेम प्रॉब्लम को बार बार सेम सॉल्यूशंस के साथ में सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि एक ही अप्रोच जो है सबके लिए अपनाना चाहते हैं। एक हमने यहाँ पर एक जो भी डोमेन एक्सपर्ट है उसको अलॉट कर दिया कि आप जो है यहाँ हेल्थ वाला इशू है, एजुकेशन वाला इशू है, या फिर एंटरप्रेन्योरल इशू है, पीस का इशू है, इन्वायरमेंट का इशू है। तो ये सारे इशू को हमने डोमेन एक्सपर्ट को दे दिया, और उन्होंने भाई उनको जो नॉलेज थी उस हिसाब से उन्होंने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन बना दिया। यानी ये क्या हुआ? ये टॉप है, और आप सोल्यूशन कहाँ दे रहे हैं? बॉटम पे। टॉप टू बॉटम अप्रोच जा रही है। राइटर बोलते हैं ये नहीं होना चाहिए। अब होना चाहिए कि आप बॉटम टू टॉप जाए, यानी कि यानी कि जो लोकल सिस्टम है, एक मिनट, यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो लोकल सिस्टम सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करें। तो लोकल कम्युनिटी, और यही चीज़ आपकी एलेनोर ओस्ट्रोम ने बताई थी, जो कि सबसे पहली महिला नोबेल लॉरिएट थी। उन्होंने इकोनॉमिक नोबेल लॉरिएट हैं। उन्होंने यही बताया था कि जो लोकल सॉल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है, लोकल कम्युनिटी के, वुमेन्स की लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि जो वुमेन है, वुमेन का जो एस्पेक्ट होता है वो ज़्यादा केयरिंग वाला होता है। वो क्योंकि हमारे SDG क्यों इनकम्प्लीट हो रहे हैं? क्योंकि इसमें इकोनॉमिक गोल्स ही सिर्फ नहीं है, इसमें सोशल गोल्स भी हैं, इसमें इन्वायरमेंटल गोल्स भी हैं, और हम लोग फोकस किस पे करते हैं? सिर्फ इकोनॉमिक गोल्स पे करते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक जो सोशल गोल्स पे वुमेन लीडरशिप में अगर रहेंगी, तो उनका जो नज़रिया होता है वो ज़्यादा केयर वाला होता है। ठीक है, उनका एक नज़रिया क्या होता है? ए सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग हु केयर। ठीक, ए सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग हु केयर्स, मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें एक दूसरे लोग जो है एक दूसरे का केयर करें। ठीक, एलिनोर ऑस्ट्रोम कहती हैं कि हमें भैया पैराडाइम चेंज की आवश्यकता है इकोनॉमिक्स में। कैसे पैराडाइम चेंज की आवश्यकता है? कहती हैं कि कोऑपरेशन की आवश्यकता है, इक्विटी की आवश्यकता है, और सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता है। ठीक, अगर हम ये चेंज करेंगे इकोनॉमिक्स में, तभी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एक ह्यूमन सेंट्रिक ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है भैया कि जो पावर है ना, जिन लोगों के पास में पैसा है, पॉलिटिक्स है, वो लोग रजिस्ट करते हैं चेंज को। वो नहीं चाहते हैं चेंज हो। वो उनके हाथ में पावर है। ठीक, उन्होंने एक कोalition बनाई हुई है अपने सेम ग्रुप के लोगों को, और वो कुछ लोगों को चाहते हैं कि वो हमारे अंडर में रहें और हम उनको सिखाएं। वो क्या बताते हैं ये लोग, ये पावरफुल लोग बताते हैं कि ये जो छोटे छोटे लोग हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जिनके जो पुअर हैं, जिनके पास पावर नहीं है, जिनका पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सब लोग जो हैं ये खुद को गवर्न नहीं कर सकते हैं। तो खुद को गवर्न नहीं कर सकते हैं, तो हम इनको डेवलप करेंगे, इनको हम गवर्न करेंगे। तो राइटर कहते हैं देखो ये सिस्टम अब बंद होना चाहिए। ठीक, ये अब अप्रोच ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से कॉलोनियलिज्म आपको पता है हुआ, हेजेमोनी हुई। ठीक, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही हमारा इन्वायरमेंट देखो कितना डिग्रेड हो गया है। इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, चाहे किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से यही हुआ है। तो कहने का मतलब अब ये सारे सिस्टम जो है चेंज करके आपको एक पैराडाइम चेंज लाना पड़ेगा, जिसमें आपको लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट
का मॉडल होना चाहिए। और जो ये मेल डोमिनेटेड मनी ड्रिवन सिस्टम है ना, इसको भैया आप सिस्टम से हटा दीजिए बिल्कुल। ठीक, अब ये तो आर्टिकल पूरा हो गया वुमेन्स के बारे में। अब अगला आर्टिकल हमको डिस्कस करना है इंडिया चाइना के बारे में, ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर। देखिए, ये आप पूरा इस टॉपिक का नाम ही यही है कि ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर। इसमें कहने का मतलब ये है कि हमको एक ऐसी ग्लोबल कम्युनिटी बनाती है, जैसे हमारी कम्युनिटी होती है ना हमारे मोहल्ले में, हमारा मोहल्ला एक कम्युनिटी है कि नहीं कम्युनिटी है, तो हम लोग मिल के मोहल्ले की सफाई करते हैं, हम लोग मिल के मोहल्ले में चंदा लगाते हैं, फिर नालियाँ बनवाते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम करना है तो मिल के चंदा लगाते हैं। ठीक, हम लोग किसी के घर में कोई तकलीफ हो जाए तो उसके घर में हम लोग जाते हैं, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक, कोई किसी तरीके की और प्रॉब्लम हो जाए तो पैसे से भी सपोर्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी ग्लोबल कम्युनिटी हो जिसका शेयर्ड फ्यूचर हो। ठीक, ये इंडिया चाइना, जो चाइना के एम्बेसडर हैं एक्चुअली में, वो राइटर हैं, या एम्बेसडर नहीं, चाइना की हमारे यहाँ जो एम्बेसी है ना चाइना की, उसमें इंचार्ज हैं। अब इंचार्ज हैं वो किस पोस्ट पे हैं ये नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ही ये लिखा हुआ है। तो वो बेसिकली चाइना के बारे, चाइना की बड़ाई करती हुई बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि देखो चाइना तो कितना ट्रांसपेरेंट है, और यही सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये अभी देखेंगे हम लोग। आज एक एथिक्स का कोट देख लीजिए। व्हेन अ मैन एज्यूम्स अ पब्लिक ट्रस्ट ही शुड कंसीडर हिमसेल्फ एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। ये थॉमस जेफरसन का है। ये हमारे सिविल सर्वेंट के बारे में है कि भैया जब आप पब्लिक ट्रस्ट को होल्ड कर रहे हैं, कहने का मतलब आप किसी पब्लिक ऑफिस में हैं, तो आप अपने आप को पब्लिक प्रॉपर्टी समझिए। जैसे कहते हैं नहीं कि क्या हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं क्या, तो हाँ भैया आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आपको कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है, आपका यूज़ कर सकता है, और आप अपने आप को यूज़ होने देंगे। ठीक है, उसके बाद कोट ऑन वुमेन देख लेते हैं, जेंडर इक्वलिटी। अब देखिए, वुमेन की हमने बात भी की थी, वहाँ पर हम ये अच्छा सा कोट लिख सकते हैं। अच्छा, उस कोट में वो जो हमने डिस्कस किया ना, उसमें एक अच्छा सा कोट हम ये भी यूज़ कर सकते थे कि व्हेन डेवलपमेंट इज़ नॉट इंजेंडर्ड इट इज़ इंडेंजर्ड। व्हेन डेवलपमेंट इज़ नॉट इंजेंडर्ड इट इज़ इंडेंजर्ड। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। यहाँ पे देखिए, जेंडर इक्वलिटी इज प्री कंडीशन फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी, प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। तो पॉवर्टी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्वलिटी प्री कंडीशन है। ये कोफी अन्नान साहब के द्वारा कहा गया था। ठीक, अब इंडिया चाइना रिलेशन के में जो टॉपिक है उस पर आते हैं। उसमें बताते हैं कि देखो, इंडिया चाइना जो है बड़ा सिमिलर लाइन पर है। इंडिया, दोनों की पॉपुलेशन $1 बिलियन से ऊपर है, दोनों के कल्चर लगभग में सेम है। देखिए, वहाँ बुद्धिज़्म चलता है, अपने यहाँ भी बुद्धिज़्म का हम लोगों ने, हमारे यहाँ बुद्धिज़्म पैदा ही हुआ। ठीक है, और हम जो है, हमारा एक शेयर्ड जो है थॉट्स हैं हमारे, हमारा इतिहास जो है बिलियन, मतलब कि बहुत सालों से, हज़ारों सालों से लगभग में हमारी सिविलाइजेशंस लगातार एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। ठीक, हमारे एंशियंट रिलेशंस रहे हुए हैं, ट्रेड रिलेटेड और कल्चरल टाइज रही हैं। तो चाइना का जो विजन है एंशियंट टाइम से कि अ वर्ड ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर द कॉमन गुड, और इंडिया का क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का, यानी कि पूरी धरा ही हमारा परिवार है। बताती हैं राइटर कि देखो, इंडिया और चाइना के जो है 5 प्रिंसिपल हिस्टोरिकली रहे हैं 1950 में इंटरनेशनल रिलेशन में, जिनको हम पंचशील भी बोलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये चालू किया गया था। ये पंचशील क्या है, इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी, ठीक, को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना, यानी कि हमारी इंटीग्रिटी और सोवर्निटी को हम जो है एक दूसरी कंट्री की को रिस्पेक्ट देंगे। उसके बाद में हम म्यूचुअल नॉन एग्रेशन करेंगे, मतलब कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस करेंगे इंटरनल अफेयर्स में। ठीक है, जो भी आपके इंटरनल मैटर्स हैं वो आप समझिए, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए जो है इक्वलिटी और कोऑपरेशन करेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस। लेकिन देखिए, ये पंचशील सिद्धांत तभी टूट गए थे जब 1962 में चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, राइट। तो फिलहाल ये सारे पॉइंट तो बेकार ही हैं, क्योंकि हम, लेकिन फिर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं कि हमारी, देखिए, इस तरीके से हमेशा से पॉलिसी रही है कि हम इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं किसी भी कंट्री की। तो चाइना तो राइटर बताती हैं कि देखो, चाइना ने अभी एक वाइट पेपर या विजन डॉक्यूमेंट निकाला है जो कि रिलेटेड है थ्योरी से, प्रैक्टिसेस से, डेवलपमेंट से, इन पीस, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, सिविलाइजेशन और प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी फील्ड में। ठीक, इस डॉक्यूमेंट का नाम है अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, चाइनाज प्रपोजल्स एंड एक्शंस। अब इसमें विजन पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन।
देखिए, अब आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम लोग देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारे ट्रेड हैं, ठीक, जो हमारे पीपल टू पीपल टाई हैं, वो अब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं। अगर किसी एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती, फॉर एग्जांपल यूक्रेन में प्रॉब्लम हुई, तो भैया पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई कहीं ना कहीं। तो यही है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो कनेक्टेडनेस है, जो इंटरडिपेंडेंसनेस है, जो इंटीग्रेशन है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट्स के बीच में हो, चाहे वो पीपल्स के बीच में हो, ट्रेड के बीच में हो, सर्विसेज के बीच में हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि ट्रेड के रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात हो रही है कि देखो, ऐसा ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए कि जिसमें किसी एक बंदे का पूरा मोनोपोली ना हो, ठीक। उसमें जो है यूनिलैटरलिज्म का स्थान ना हो, प्रोटेक्शनिज्म का स्थान ना हो, डीकपलिंग यानी कि अलग कर देना इकोनॉमी को, ये स्थान ना हो, और जीरो सम गेम मतलब कि जो जिसके पास में पावर है, जिसके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसी के पास सारा प्रॉफिट जाना चाहिए, यानी कि ज़ीरो सम गेम, विनर टेक्स इट ऑल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी प्रिंसिपल जहाँ पर ना हो, ठीक है। तो एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में ओपन होना चाहिए, ठीक। जहाँ पे जो लोगों की डिमांड्स को रिफ्लेक्ट करे और लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे डेवलपिंग नेशंस के। उसके बाद में पीसफुल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, राइट टू पाथ फॉर पीसफुल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होना चाहिए, पीसफुल डेवलपमेंट का मतलब कि डेवलपमेंट तो हो, लेकिन इस बेसिस पे डेवलपमेंट ना हो कि कॉलोनियलिज्म हो जाए, हेजेमोनिज्म हो जाए, ठीक है। टुडेज परस्यूट शुड बी पीस एंड डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, विन विन रिजल्ट होने चाहिए, ठीक। हम लोग एक दूसरे के साथ में इस तरीके से काम करें कि सिर्फ पीस को परस्यू ही ना करें, पीस को सेफगार्ड भी करें, यानी कि शांति को सेफगार्ड भी करें और शांति को शेयर भी करें, ठीक है। अब देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन अवॉइडिंग द थुसाइडीज ट्रैप। अब ये थुसाइडीज ट्रैप क्या है, अब देखिए, ये मैं उच्चारण सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग देख लीजिएगा। थुसाइडीज ट्रैप क्या होता है कि मतलब कि जिस एक ऐसा एक सिस्टम होता है जिसमें जो इमर्जिंग पावर्स होती हैं, वो जो पहले से स्टैब्लिश्ड पावर है उसको बाहर कर देंगी। तो ये क्या होता है, ये जो यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड पावर है, इसको एक डर बना रहता है कि देखो, ये लोग जो इमर्ज हो रहे हैं ना, इनको दबाओ, इनको दबाओ, इनको उठने ना दो, क्योंकि अगर ये उठेंगे तो ये हमारा स्थान खा जाएंगे। तो इस तरीके का इंटरनेशनल रिलेशन में इस तरीके की जो ट्रैप है, जिसको थुसाइडीड्स ट्रैप कहते हैं, थुसाइडीड्स ट्रैप कहते हैं, इसको हटाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह पे हमें शेयर्ड फ्यूचर, इमर्जिंग कंट्रीज और इस्टेब्लिश्ड पावर, इन सब के बीच में आपस में कोरिलेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी जो इस्टेब्लिश्ड पावर हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इन दोनों को मिलकर शेयर्ड फ्यूचर की बात करनी चाहिए। एक ऐसा प्रिंसिपल हो जहां पर हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करें, इक्विटी जस्टिस की बात करें, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करें, और पार्टनरशिप बेस्ड हो, इक्वालिटी पर, ओपननेस पे, कोऑपरेशन पर, ठीक। अब ये तो बात हो गई कि जो हमारा किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन होना चाहिए। अगला है कि मल्टीलैटरलिज्म। अच्छा देखिए, मल्टीलैटरलिज्म ये बताते हैं, ट्रू मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए। ट्रू मल्टीलैटरलिज्म मतलब कि आप बहुत सारे जो है मल्टीलैटरल फोरम्स देखते हैं। जैसे चाइना की अब राइटर हैं, तो वो क्या चीज़ बात करती हैं, वो बात करती हैं, देखो, आपने क्वाड बना लिया, आपने ऑकस बना लिया, तो ये मल्टीलैटरल तो सिस्टम है, लेकिन ये क्या है, ये सिस्टम आप बना के आप अपनी जो है हेजेमनी दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को। उनका कहने मतलब चाइना को, ठीक है, राइटर का कहने मतलब चाइना को आप दिखा रहे हैं, अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं, ठीक। आप ब्लॉक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ब्लॉक पॉलिटिक्स मतलब कि आप यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज को ले लिया, बॉल ब्लॉक पॉलिटिक्स। तो देखिए, ये हमें चाइना के रिस्पेक्ट में नहीं समझना है, हमें समझना है कि देखिए, अगर हम ट्रू मल्टीलेटरलिज्म को तो हम अपने आंसर में भी लिख सकते हैं ना, कि ऐसा मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए जहाँ पर कि सुप्रीमेसी की बात ना हो, ब्लॉक पॉलिटिक्स यानी कि रीजनल पॉलिटिक्स की बात ना हो, सबके प्रॉफिट की बात हो, सबके जो है एक साथ ऐसा ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर की बात हो। ये देखिए, यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम हो जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल ऑर्डर हो, इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल नॉर्म्स होने चाहिए जो कि इंटरनेशनल रिलेशन को गवर्न करें यूनाइटेड चार्टर की बेस पे। तो इस तरीके के मतलब कि थोड़ा सा वो होना चाहिए, यूनिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके अलग अलग नॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है, ये ना हो। तो हमने क्या क्या देखा इंटरनेशनल रिलेशन में, कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मतलब कि करेक्ट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, करेक्ट राइट पाथ ऑफ पीसफुल डेवलपमेंट होना चाहिए, अवॉइडिंग थुसाइडीड्स ट्रैप,
ट्रू मल्टीलेटरलिज्म, और उसके बाद में प्रमोशन ऑफ कॉमन वैल्यूज़। कॉमन वैल्यूज़ कौन कौन सी? देखिए पूरे विश्व में कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी कॉमन है। अब देखिए ये राइटर भी डेमोक्रेसी की बात करती, कहाँ गया ये देखिए, ये राइटर भी डेमोक्रेसी, लेकिन क्या चाइना में डेमोक्रेसी है? चाइना में जिस तरीके की डेप ट्रैप पॉलिसी चल रही है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। उनके सिंजियांग प्रांत में जो मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार किया जाता है, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन फिलहाल चूंकि वो यहाँ एम्बेसी में इंचार्ज हैं तो अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। तो प्रमोशन ऑफ कॉमन वैल्यूज़ मतलब डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें कॉमन वैल्यूज़ को प्रमोट करें, ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन होना चाहिए, ऐसी इंटरनेशनल कमेटी होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर डाइवर्सिटी की भी रिस्पेक्ट हो। अदर कंट्रीज़ के जो सोशल सिस्टम्स हैं और जो उनके डेवलपमेंट पाथ्स हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट छोड़ दें कि आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट करिए, हमारा उसमें इंटरफेरेंस ना रहे, इस तरीके की हमें ग्लोबल कम्युनिटी बनानी है। फिर बताती हैं, देखो चाइनाज़ का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपको पता है कि कितना जो है डेप ट्रैप्ट वाला और जो है ये डोमिनेंस क्रिएट करने वाला इनका ये प्रोजेक्ट है। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, ठीक है। तो बताती हैं कि इंडिया और चाइना को हैंड एंड हैंड में जो है मिलाकर चलना चाहिए, ताकि जो ग्लोबल साउथ की एस्पिरेशंस हैं ऑफ ओपन, इंक्लूसिव, क्लीन एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट एंजॉय लास्टिंग पीस, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ऑफ कॉमन प्रॉस्पेरिटी। देखिए कितनी अच्छी अच्छी लाइनें हैं। इसको मैंने इसीलिए पूरी लाइन यहाँ पे लिख दी कि आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, ताकि अगर कभी बोले कि इंटरनेशनल ऑर्डर पे क्वेश्चन आए तो आप आराम से इसको आंसर के कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि एक हमें ऐसा वर्ड बनाना है जो कि ओपन हो, इंक्लूसिव हो, क्लीन हो, ब्यूटीफुल हो, जहाँ पर लास्टिंग पीस हो, यूनिवर्सल सिक्योरिटी हो और कॉमन प्रॉस्पेरिटी हो। तो फिलहाल आज के डिस्कशन में इतना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।